देखो, तो ये जान गए थे, इसका पटना में जन्म हुआ था, बदरघाट में। उसके बाद है, वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे क्या थे? जन्मना भोजपुरी भाषी, यानी जन्म से ही कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा, यानी भोजपुरी भाषा वाला क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। तो समझ जाना, इसका पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। और इसके ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी जेठ का बेटा, ठीक। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इसमें पढ़ेगा एक लाइन और समझ जाना। नीचे चाहेगा तो छेक सकता है किताब में, ताकि तुमको आगे अथी में दिक्कत ना हो। छेक लेना सीधे, माता का नाम, माता के नीचे लगा लेना। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। पिता का नाम तो जान गया, पंडित रामावतार शर्मा। और पिता का नाम भी जान गया, माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। किसके? परीक्षा में इस प्रकार से पूछेगा, जैसे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में किस जगह? बदरघाट में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। और ये ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन पुत्र? यानी ज्येष्ठ का बेटा। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे उनके व्यक्तित्व निर्माण में। किनके व्यक्तित्व निर्माण में? नलिन विलोचन शर्मा के। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य, यानी मतलब विद्वान, अति पढ़ा लिखा होता कर प्रभाव, पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपने समझ लेना पढ़ के। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया, ठीक। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। इस लाइन को हल्का सही से समझना, मृत्यु पर्यंत, और इस मृत्यु के बगल में दे दिया हुआ है 12 सितंबर 1961, यानी मरते समय तक, मरते दम तक कथी रहे? इस पद पर बने रहे, ठीक। जिसका अब तुम ये भी जान गया, मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। इसको एक लाइन पढ़ के बढ़िया से इसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल लेना, समझ गया? जिस प्रकार से निकाले ना, जन्म स्थान निकाले, पिता का नाम निकाले, माता का नाम निकाले, मृत्यु कब हुआ यानी निधन कब हुआ, सो सब निकाल लिए ना। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को। मृत्यु को निधन भी कहते हैं, देहांत भी कहते हैं, सबका एक ही अर्थ है, समझ गया? हिंदी कविता में देखो, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। कौन सी? दृष्टिकोण। नलिन जी की रचनाएं, नलिन विलोचन शर्मा की रचना कौन कौन है? देखो किताब में दिया हुआ है, तुम देख सकता है। देखो इधर दृष्टिकोण। कौन सी? दृष्टिकोण। ये सबसे पहला इसमें दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा समझा देते हैं कैसे पढ़ना है। जैसे परीक्षा में पूछ सकता है दृष्टिकोण के रचयिता कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। चाहे पूछे दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। या पूछे कोनो दृष्टिकोण के कुछ पूछे तो कौन, नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद और भी है साहित्य का इतिहास दर्शन। कौन सी? साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास। देखो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचनाएं कौन कौन है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी उपन्यास है, विशेषतः प्रेमचंद, ठीक है। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ,
विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। ठीक है, तो दृष्टिकोण, साहित्य दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ है ये, शो कर रहा है। अतः उसके बाद कौन सी है, विष के दांत और 17 असंग्रहित यानी जो इकट्ठा नहीं किया गया हो, पूर्व छोटी कहानियाँ। कहानी संग्रह में कौन कौन है, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। इसको फिर से देख लो थोड़ा ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ होगा। जैसे परीक्षा में पूछे इसमें से कुछ भी तो ऐसे ध्यान देना। हम बस नलिन जी की रचना बता रहे हैं। रचना यानी रचना को कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृति। कृति चाहे रचना का अर्थ होता है किसी लेखक ने क्या कहानियाँ लिखी है, कौन कौन से कविता लिखे हैं, इसी को क्या कहते हैं, कौन कौन से कहानी लिखे हैं, कौन कौन से कविता, कौन कौन से लेख, चाहे कौन कौन से निबंध, इन सब को क्या कहते हैं। कोई जो लेखक होता है, निबंध या कविता या कहानी, चाहे एकांकी, चाहे लेख, ये सब जो लिखा रहता है इसी को कहते हैं कृति। क्या कहते हैं, कृति। चाहे रचना भी इसी को कहते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं कौन कौन है, दृष्टिकोण, कौन कौन, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास भी इनकी रचना है, विशेषतः प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है, इनका उपन्यास है, प्रेमचंद उपन्यास है। प्रेमचंद के रचयिता कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद है साहित्य तत्व और आलोचना। ये क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य तत्व और आलोचना के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद है विष के दांत। विष के दांत जो अभी पढ़ेगा, और भी है 17 गो असंग्रहित छोटी कहानी। ठीक है, 17 और कहानी है जो असंग्रहित है, यानी एक साथ लिखा गया नहीं है, इकट्ठा नहीं है। उसके बाद है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह यानी कहानी क्या क्या, इसका केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। नकेन के प्रपद्य, कौन सी, नकेन के प्रपद्य के रचयिता कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। चाहे नकेन 2 के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। सदल मिश्र के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। सदल मिश्र क्या है, ग्रंथावली है। उसके बाद है अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, इसके भी लेखक कौन है, यही है। उसके बाद संत परंपरा और साहित्य आदि क्या है, ये सब ग्रंथ है जो किनके द्वारा लिखा गया है, नलिन विलोचन शर्मा। इसमें जो लिखा है इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि कंफ्यूज कर देता है ये। चलो आलोचकों के अनुसार देखो, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किया, शुरू किसने किया, कहाँ से हुआ, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी, कौन कहानी, यह कहानी यानी विष के दांत जो पढ़ रहा है वो कहानी। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से लिया गया है, चाहे ली गई है। परीक्षा में पूछे विष के दांत किस कहानी संग्रह से लिया गया है, चाहे किन से लिया गया है, तो लिख सकता है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी क्या दिखाती है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध हो, यानी अपने अंतर में, अपने मन में विरोध है, हाँ ना में, करे न करे, इस समय उजागर, उसको कहते हैं अंतर विरोध। इसको उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ, कहानी किस विषय में है, समाज के बारे में, विषय समाज के बारे में, किसके बारे में है, सोसाइटी के बारे में है। ठीक है, और इनकी
मनोवैज्ञानिकता यानी मनोविज्ञान के बारे में, उनकी मन के बारे में है, सोसाइटी के लोगों का है ना, मनोवैज्ञानिकता को दिखाता है, उसके विचार को दिखाता है, समझे। उसके बाद है आर्थिक कारणों से। किन कारणों से? आर्थिक कहते हैं पैसा रुपया के धन दौलत। चल, आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। कहानी क्या है? आर्थिक कारणों से। आर्थिक कारणों यानी जरा पैसा रुपया के ना घमंड रहे छी, चाहे धन दौलत रहलक तो वैसने आदमी के बारे में कह रहा। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही, मध्य वर्ग के भीतर एक और कौन चीज़? सेन साहब जैसन एगो आदमी, समाज में एगो सेन साहब जैसन आदमी रहे छै जे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनले रहतू, सफ़ेद पोशी साफ, जैसे अपना झलकावे कि हम धनिक छी, ठीक। आ वो अपना अंदर कथी छिपैले रहे छै? लिंग भेद जैसन कुसंस्कार। कौन चीज? लिंग भेद जैसन कुसंस्कार, जैसे लड़का लड़की में भेद करना, स्त्री पुरुष में भेद करना, है ना, है कि नहीं? जैसे बेटा के सर पर चढ़ा के रखी छै, ये सब जो ना हो समाज में, और बेटी के दबाव में, ये सब ना हो समाज में। अरे होता है कि नहीं होता है? तो उसी सेन साहब के बारे में बता रहे हैं। सेन साहब क्या है? मतलब ये भेदभाव करे छै घर में, से वाला ही कह रहा लो, छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी, और दूसरी ओर कौन है? गिरधर जैसे नौकरी पेशा लोग। दूसरी ओर गिरधर जैसा नौकरी पेशा यानी जो नौकरी करे के अंदर से एकरा कहे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की, और जो नौकर रहे ओकरा पर अनेक तरह के ना बंदिश थोप दे मालिक उलिक, हैं ओकरे कहे थोपी गई बंदिशों के बीच भी, और थोपी गई बंदिशों के बीच भी क्या बचाने का, अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। नौकर भी अपन आत्मसम्मान और कौन चीज अस्तित्व को अगर वैल्यू नहीं देवी तो खत्म हो जाते, ओकर तो आदमी न रह गई, तो अपन अस्तित्व के बचावे के लिए कथी है? संघर्ष रहते। हमेशा संघर्ष में है कि मतलब हमारा अस्तित्व कथी रहे? बचल है। गरीब है तो क्या है, नौकर है तो क्या है, इसका मतलब अपना अस्तित्व को ख़त्म थोड़ी ना कर देंगे। सो कर रहा है। यह कहानी यानी विष के दांत। सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव के मतलब समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है मालूम है ना? धनिक गरीब, है ना, सामाजिक भेदभाव है ना, ऊंच नीच, ये सब है ना, सामाजिक भेदभाव है, छूत अछूत, ये सब जो भी है। उसके बाद लिंग भेद। लिंग भेद मतलब लड़का लड़की में, स्त्री पुरुष में कथी करना? भेद करना, दूसरे के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार करना, दूसरे के साथ, जैसे लड़का के साथ अलग प्रकार से व्यवहार करना और लड़की के साथ अलग प्रकार से व्यवहार करना, ये कथी है? लिंग भेद। बेटा के साथ अलग व्यवहार और बेटी के साथ अलग व्यवहार, ये कथी है? लिंग भेद। उसके बाद है आक्रामक स्वार्थ की छाया में। आक्रामक स्वार्थ जानी छी ना, जकरा अंदर बहुत स्वार्थ रही छौ, हमरे जिए दोसर के ना जिए। जैसे हमारा बेटा के चोटो न लागे के चाहिए, दोसर के बेटा के कपारो फूट गई तो की भी गई, से वाला बात है। तो ये आक्रामक कथी स्वार्थ में सेन साहब के बारे में बताता हूँ। आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए, आक्रामक स्वार्थ यानी बहुत ज़्यादा स्वार्थी, पलते हुए प्यार दुलार के, किसके? प्यार दुलार के कुपरिणामों, कुपरिणाम यानी जेकर परिणाम कथी अबै छै? खराब अबै छै। प्यार दुलार के परिणाम हमेशा क्या आता है? खराब आता है। तो कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह कहानी आपके सामने क्या पेश करेगी, क्या प्रस्तुत करेगी? सामाजिक भेदभाव यानी समाज में जो भेदभाव होता है वो। उसके बाद लिंग भेद यानी स्त्री पुरुष को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, अलग अलग अधिकार देना। उसके बाद है आक्रामक स्वार्थ की छाया में। किसकी छाया में? यानी जे पिता बहुत स्वार्थी रही छै ओकरा छाया में पलते हुए प्यार दुलार के, मतारियों के में ऐड कर सकी छै, प्यार दुलार के कुपरिणाम यानी प्यार दुलार के अंजाम कथी होइ छै, ओकर परिणाम कथी होइ छै, ठीक हो, एकरे तोरा ई कहानी में कथी करतू? उभारतू यानी तोरा सामने प्रस्तुत करतू। हाई प्रस्तुत करते हुए कौन चीज? सामाजिक समानता, यानी कह रहा है कि समाज में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो वही करा है सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार एवं मानव के जो अधिकार है, मूल अधिकार जो प्रकृति द्वारा दी गई हो, ठीक है, उसकी वानगी पेश करता है। चाहे कोई भी आदमी हो,
गरीब हो अमीर हो, उजला हो गोरा हो, छोट हो बड़ हो, इस किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक मानव का यही तो कर्तव्य है। दूसरी बात, हर जीव का अपना अपना अधिकार है, हर मानव का अपना अपना अधिकार है पूरे आत्मसम्मान के साथ जीने का, है ना। कोई हम कैसा है इसके कारण हमको अपमान नहीं कर सकता है, चाहे ताना नहीं मार सकता है। ये हमारा बनाने वाला नहीं है। हमको बनाने वाला कौन है? प्रकृति है। प्रकृति है ना। जब प्रकृति ऐसा ना सोची न कही तो तुम क्यों कहे। जैसे बचपन में है ना, बचपन में सब बच्चा के दृष्टिकोण से देखा, बचपन में कभी महसूस किया बचपन का ज़िंदगी बहुत बहुत मस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। उस समय ना तुम्हारे दिमाग में ना कोई भेदभाव नहीं रहता है, अपना बस जीवन जीने से मतलब रहता है। चाहे एक रोटी मिल जाए, चाहे नूनो जौरे मिल जाए तो यो है कि नहीं, चाहे कभी कभी ना भी मिलता है तो भूखलियों प्यासले खेल लेता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे दिमाग में गरीबी अमीरी, छोट बड़, उजला काला, नीमन हैंडसम, खूबसूरत बसूरत, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं रहता है। बस तुम्हारे अंदर प्योर सोल रहता है, प्योर आत्मा रहती है, और जिसके कारण तुम जिंदगी का एकदम अपूर्व अनुभव ले पाते हो। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे फालतू चीज़ आ जाता है, समाज की दी हुई, घर से दी हुई, कि तू गोरा है, तू काला है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू निमन है, तू नहीं निमन है, तू बुर्बक है, तू होशियार है। बचपन में सब रहता है, चाहे कोई रहे मस्त ज़िंदगी जीता है, क्योंकि इसके दिमाग में फालतू चीज़ नहीं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग जीना क्या करते हैं भूल जाते हैं, और ज़िंदगी वहाँ से कथी बनने लगती है, तरह तरह के बंदिशों में बंद कर नहीं, मतलब फालतू की बंदिश कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो और हमें जीना सीखना चाहिए, और हमें खुशी बढ़नी चाहिए कि, लेकिन क्या रहते हैं पूरा बचपन में कभी देखा है कि पैसा के कारण तुम उदास हुआ हो, खिलौना के कारण उदास हुआ हो? होता भी है तो थोड़ा देर के लिए, बस फिर अपनी ज़िंदगी में मस्त खाया फिर सोया, बात ख़त्म। आसियान में यही चीज़ कहाँ चला जाता है, माइंड से तुम्हारे कहाँ निकल करके चला जाता है। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए, और हम लोग को जीवन हमेशा बेहतर बनाने की सोचना चाहिए, ना कि किसी भी कारण से, किसी के भी वजह से। जैसे हम नरक बना लिए थे 15-20 वर्ष में तो बच्चे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे पास बहुत अनुभव है, इतना अनुभव तुमको अंदाज़ा नहीं है, हम लोग भूल गए उसके बाद हो कैसे कैसे जिए, कैसे कैसे सोसाइटी में रहे। तो इसलिए कहते हैं अपने आप को पढ़ाई किस लिए ज़रूरी है, आप ताकि एक अच्छे नागरिक बन सके, आप एक अच्छे इंसान बन सके, और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच सके, हल्का उसका का भी ख्याल रख सके कि हमारा क्या राइट है क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सब में आप भेद कर सके, और कि अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्या रहे, बेहतर रहे, न कि वर्ष रहे, है कि नहीं। तो पढ़ते क्यों हैं? नॉलेज के लिए भी, शिक्षा के लिए। और शिक्षा किस में आना चाहिए बदलाव? जीवन में आना चाहिए। किताब में रखी हुई शिक्षा किसी काम की नहीं है जब तक आपके वो दिमाग में नहीं है, वो आपके जीवन में नहीं है। जस्ट लाइक ये किताब रखा हुआ है बस, कुछ में नहीं। इसमें से आपने कुछ सीख लिया और आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिए, ला लिए, तब ये क्या हुआ, कामयाब हुआ। समझे कि नहीं। तो इसमें और भी चीज़ सीखना। हाँ, तो हम कुछ बात कहली हुआ जो मतलब दूसरा के कारण अपने आप को कभी कष्ट मत दो, उदास मत हो, कौन कैसा है नहीं है, क्या कहेगा नहीं कहेगा। अपना जीवन का हमेशा ध्यान रखो। और जो है ना, तो फिर हमरा ना कहिए कोई चीज़ कि हाँ सर जी अपने हम जिए हैं ना, हम तुमको अपना लाइफ के बारे में कुछ कंडीशन से अवगत करा दिए हैं ना। कैसा है, जिस जीवन कंडीशन में हम लोग जिए हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकता है, जी भी नहीं सकता है, बच भी नहीं सकता है। समझा। जो आज का देख कर के पीछे कल क्या हुआ था वो भूल जाए। जैसे आज कंडीशन देखने से तुमको हमको नहीं लगेगा, लगता है गेस कर सकी चाहिए तू सब है? भूल जाए कि जिंदगी होता है कि मौत से भी बदतर होता है। ये ऐसा होता कैसे है, जब तुमको एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं हो। क्या हो, सही रास्ता दिखाने वाला ना हो, और नहीं तो कोई गलत रास्ते पर चला दे। वहाँ से ज़िंदगी क्या होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। दूसरी बात, जब तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं हो, तुम्हारा कोई पूछ पाछ करने वाला नहीं हो, चाहे ऐसा आदमी तुम्हारे पास नहीं हो जिनसे कुछ कह सको, तब धीरे धीरे ज़िंदगी क्या बनने लगता है, घुटन। और इच्छा सब दुनिया से आदमी सबसे बनावे लगे। बहुत सारे कारण से जो है ज़िंदगी क्या है, दूसरों से उम्मीद करना, ऐसा दोस्त बना लेना कि जगरा से खुशी तो कम, टेंशने ज़्यादा मिले। एगो दोस्त के रूप में तुम्हारा भेदिया रहता है, एगो दोस्त रहता है जो सही में। आई मत समझना कि पढ़ल लिखल आदमी ठीक हो रे, पढ़ल लिखल आदमी से गंवार और बहुत
कथी कहियो, अगर तुम्हारे पास दूसरे कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस जानते हैं ना, तुम्हारा अपना अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज से दांत निकाल के ही कर देता है। अब तुम्हारे वजह से दूसरे को यदि परेशानी होता है तो तुम क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है और क्या है, तुम मूर्ख आदमी से भी क्या है, ख़राब है। तो इस बात सबका ध्यान रखो, हमने सब झेले है भाई। जिस चीज़ से हम कोई अगर तुमसे बचना चाहता है तो उसको चहेटोगे कि अपनी दायरा जानो कि नहीं, हमें इस दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर उस दायरे से आगे गए तो कोई भी रिश्ता टूट जाता है ना, चाहे दोस्ती का हो, कुछ भी हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई का भी हो, कोई भी हो। जहाँ पर आदमी के तोरा पर विश्वास ना हो वहाँ भी टूट दो, और जहाँ पर आत्मसम्मान के ठेस पहुँचे से तोरा कारण वहाँ भी टूट दो। तो इस सब के थोड़ा ध्यान रखे के चाहिए। न तो हमनी सब पास ऐसा कई गो दोस्त है जे तोरा बाहरी कोई भी आदमी देख समझतू कि एकर दोस्त है, कदी है बढ़िया दोस्त है, जिगरी दोस्त है, बचपन के दोस्त है, लेकिन हम जानते हैं कि दोस्त है कि हमारा हेडक है कि बाहर किसको दिखाए, बाहर जो दिखता है वो होता नहीं है, बाहर देखने से पता नहीं चलता है किसी के बारे में, है ना। बस सब आदमी अनुमान करित रहे छी, यही सब कोई। तो वैसे ना हमनी सब बहुत आदमी से पाला पड़ल है, आई पाला पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी में इतना अनुभव हो गया कि उतना सब हम कभी सलाह देते हैं 500 दोस्त बनाओ, हम कहते हैं तुम 1000 बना लो, और तुमको लगेगा एक दिन कि सारा दोस्ती क्या है, बेकार है, ये किसी काम का नहीं, ये हमारा पैर की बंदिश है, उलझन है मात्र नाम की। जब समय पर कोई काम नहीं आएगा तब जब तुम अकेले रोएगा, छटपटाएगा, गिराएगा, तब कहेगा ना ये सब क्या है, बेकार है। 100 गो नहीं हो, 2 गो 1 गो तुम्हारा दोस्त हो, अगर तुम मान के चलो तुम खुशनसीब हो गए तो तुम्हारा कोई सही में हितकर दोस्त होगा। नहीं तो इस ज़माने में गरीब हो तो पहले तो समझ लो कि तुमसे दोस्ती तो कोई करेगा नहीं, सही से करेगा। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, गरीब का दोस्त होता है यदि तुम उसको दोस्त बनाओगे तब। गरीब का दोस्त सहारा सब कुछ देखे को तो होता है, कौन चीज़, यही के अलावा हम कहते हैं कोई भी ये है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, वो आ जाऊँगा। गरीब का सब कुछ है एक, कौन चीज़, धनी का धन और गरीब का शिक्षा, ये सब है तो दोस्ती यारी बनता रहेगा। हाँ तो थोड़ा बहुत पर रखिए, कभी कभी आना तो जिए के लिए हम तो भाई एक बहुत बड़ा भूत हो गई छो, हेडक ले लेके जिए सब न। हाँ इस सब में एक हम जो मूल रूप से कहे चाहते रही, इंसान में जब पढ़ते हैं तो ये होना चाहिए नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा जानी छी ना, हाँ अरे नैतिक शिक्षा जानी छी ना, ये हर इंसान में होना चाहिए। अगर ये नैतिक शिक्षा किसी इंसान के पास नहीं है तो कितना भी पढ़ा लिखा वो क्या है, बेकार है। नैतिक शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अधिकार के बारे में बताए, मतलब हमें दूसरों के अधिकार को और अपने अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए ना। जैसे थोड़ा बहुत नैतिक शिक्षा कमल हिंदी दे, हमें किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, है कि ना, साफ़ सुथरे कपड़े से रहना चाहिए। हर नैतिकता शिक्षा में। अब कोई खा रहा है तो पोटा लटका के चल गई तो वो बेकार है, तो और खाना खराब कर दिली, है ना। कोई खा रहा है और वहाँ पर तुम कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी तुम वहाँ डिस्टर्बेंस कर रहा है किसी माध्यम से, तो ये सब बेकार है। नैतिक शिक्षा देखिए अगर आप पाठ्यक्रम से हटा देले हैं, हम लोगों के पाठ्यक्रम में था, अब कन्वेंट में होते सरकारी में तो ये हमारा ज़्यादातर न मिले। नैतिक शिक्षा क्या, ससुरा जो स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल में पूरा लाइटिंग किया रहता है, पूरा क्लासरूम समय सरकारी स्कूल में जाओ इस सब में आता है, साफ सफाई टोटल चीज़ इसमें आएगा, है ना। नैतिक शिक्षा में इसलिए ये भी आ जाएगा क्योंकि सरकारी जो स्कूल है वो क्या है, विद्या का मंदिर है ना, चाहे सबकी प्रॉपर्टी है, अरे गांव समाज की है ना, सबका धन है ना, वो सब में सबका बराबर हिस्सा है उनमें, और में तुम कुछ को पर्सनल कुछ करता है, चाहे आप देखी तो बकरी भैंसी पट्ठो सब ले जाके बांध देले रही है, में उतले गले सब रही है। अब क्या करता है, क्या कहे हम, अब तो थोड़ा बहुत शायद सुधार हो रहा है ना, अच्छी बात है। तो सब चलो हटाओ, नैतिक शिक्षा हर इंसान में होना ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा नहीं है तो वो इंसान दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। फिर चलो हम इसके बाद हम 20 के दांत पढ़ेंगे, लेकिन 20 के दांत पढ़ने से पहले इसका जो शब्दार्थ है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, बता देंगे, ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। उस समय शब्द का जो अर्थ है न समझ में आए, उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो ये उतारना चाहे तो उतार सकता है, कॉपी पर हम कुछ अलग प्रकार से लिखाते हैं। लिखो, सबसे पहले लिख लेना नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। यहाँ लिखना जन्म, जन्म लिखना, जन्म कब हुआ 18 फरवरी 1916। और फिर उसके बाद लिखना जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ है इसका, पटना बदरघाट। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, ये सब लिखना, लिखा देते हैं। रुको,